वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सपना क्लासेस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फासिज्म इन इटली। राइज ऑफ फासिज्म एंड नाजिज्म। पहले विश्व युद्ध के बाद कॉन्टिनेंटल यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में यह मुद्दा था कि सरकार और इकोनॉमिक सिस्टम को फ्यूडल एरिस्टोक्रेसी, इंडस्ट्रियलिस्ट और फाइनेंसर के कंट्रोल में रहना चाहिए या इन सभी के कॉम्बिनेशन के। लेकिन इनमें से कोई भी एलीट क्लास आम लोगों, खासकर किसानों और मजदूरों का दिल नहीं जीत पाया था। नए हालात में आम लोगों ने अपने जुल्म करने वालों को हटाने का मौका देखा। रूस में बुर्जुआ वर्ग ने 1917 में ऑटोक्रेसी को खत्म कर दिया और खुद बोल्शेविकों ने उन्हें भी खत्म कर दिया। ब्रिटेन में लेबर पार्टी ने वेलफेयर स्टेट चुनकर हालात को संभाला। इटली और जर्मनी जैसे हारे हुए देश उन आंदोलनों के जरिए फासीवाद की ओर बढ़े जिनमें शुरू में मास ऑर्गेनाइजेशन की कई खासियतें थीं। फासिज्म इन इटली। पश्चिमी यूरोप में जिन देशों ने सबसे पहले पुराने शासन के विरुद्ध विद्रोह किया, उनमें इटली सबसे पहले था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इटली ने 5.5 लाख से अधिक सैनिकों को लामबंद किया, जिनमें से लगभग 7 लाख सैनिक मारे गए। युद्ध में भाग लेने की आर्थिक लागत बहुत अधिक थी। देश को इस युद्ध में भारी नुकसान उठाना पड़ा, जो समाजवादियों और ऑस्ट्रिया समर्थक कैथोलिकों दोनों के बीच अलोकप्रिय था। राष्ट्रवादी भी वर्साई की संधि से प्राप्त मामूली भूभाग से असंतुष्ट थे। युद्ध के परिणाम स्वरूप मुद्रास्फीति हुई, जिससे कीमतों में वृद्धि, सट्टेबाजी और मुनाफाखोरी हुई। लगातार विरोध प्रदर्शन और हड़तालें हुई। लोगों ने वर्साय में हुए अपमान के लिए इटली के शासकों को जिम्मेदार ठहराया। राइज ऑफ सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे जैसे कठिनाइयां बढ़ती गई, समाजवादी विचार फैलने लगे। 1918 में इतालवी समाजवादियों ने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में शामिल होने के लिए मतदान किया। नवंबर 1919 के चुनाव में उन्होंने प्रतिनिधि सभा की लगभग एक तिहाई सीटें जीती। उग्रवाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैल गया। बड़ी-बड़ी जागीरों को तोड़ने और जमींदारों को किराया कम करने के लिए मजबूर करने के लिए रेड लीग का गठन किया गया। जमींदार वर्ग के लिए फासीवाद उग्रवाद का एक कम खतरनाक रूप था, जो उनकी संपत्ति को जब्ती से बचा सकता था। द राइज ऑफ मुसोलिनी। बेनिटो मुसोलिनी 1883 टू 1945 एक लोहार के बेटे थे। उन्होंने एलिमेंट्री स्कूल मास्टर की डिग्री ली और आगे की पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड चले गए, लेकिन सोशलिस्ट विचारों वाले एक पत्रकार बन गए। वे जाने-माने सोशलिस्ट डेली अवंती के एडिटर बन गए। जब 1919 में फासिस्ट पार्टी बनी, तो मुसोलिनी तुरंत उसमें शामिल हो गए, क्योंकि फासिस्ट अधिकार, ताकत और अनुशासन के लिए खड़े थे। इसीलिए उन्हें उद्योगपतियों, राष्ट्रवादियों, पुराने सैनिकों, मिडिल क्लास और नाखुश युवाओं का सपोर्ट मिला। फासिस्ट खुलकर हिंसा करते थे और उनके विरोधियों पर चाकू, डंडों और बंदूकों से हमला किया जाता था। युद्ध की समाप्ति के बाद फैली अव्यवस्थाओं से निपटने में असमर्थ संसदीय सरकार के पतन से
फांसीवादी तानाशाही का उदय हुआ। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं की एकजुट होकर निर्णायक कार्रवाई करने में असमर्थता ने मुसोलिनी की विजय को सुगम बना दिया। कम्युनिस्टों और उनके विरोधियों के बीच गृह युद्ध की आशंका को रोम पर काले वस्त्रधारी फांसीवादियों के मार्च-अक्टूबर 1922 ने समाप्त कर दिया। शक्ति प्रदर्शन से प्रभावित होकर राजा एमनुएल तृतीय ने मुसोलिनी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। फांसीवाद फांसीवाद शब्द की उत्पत्ति इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द फासेस से हुई है, जो छड़ियों के एक बंडल से घिरी हुई कुल्हाड़ी को दर्शाता है और रोमन राज्य के अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है। फांसीवाद कट्टरपंथी सत्तावादी अति राष्ट्रवाद का एक रूप है, जिसकी विशेषता तानाशाही शक्ति, विपक्ष का जबरन दमन और समाज और अर्थव्यवस्था का कठोर नियमन है, जो 20वीं शताब्दी के आरंभिक यूरोप में प्रमुखता से सामने आया। फासिस्ट्स अंडर मुसोलिनी 1924 के चुनावों में मतदाताओं को डरा धमकाकर फासिस्टों ने 65% वोट हासिल किए। चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठाने वाले समाजवादी नेता मैटेओटी की हत्या कर दी गई। विपक्षी दलों ने विरोध में संसद का बहिष्कार किया। मुसोलिनी ने विपक्षी दलों पर प्रतिबंध लगाकर और प्रेस पर सेंसरशिप लगाकर प्रतिक्रिया दी। विपक्षी नेताओं को मार डाला गया या जेल में डाल दिया गया। 1926 में मुसोलिनी ने इल ड्यूज नेता की उपाधि धारण कर ली और कानून बनाने की शक्ति प्राप्त कर तानाशाह बन गया। उसने हड़तालों और तालाबंदी पर रोक लगाने वाला कानून पारित किया। श्रमिक संघों और नियोक्ताओं को निगमों में संगठित किया गया, जो वेतन और कार्य स्थितियों का निर्धारण करते थे। शेष अधिकांश आबादी को व्यवसाय के आधार पर निगमों में समूहित किया गया। इन्हें बाद में राष्ट्रीय संघों में संगठित किया गया और निगम मंत्री द्वारा इनकी देखरेख की जाती थी। 1938 में संसद को भंग कर दिया गया और उसकी जगह फांसीवादी पार्टी और निगमों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक संस्था का गठन किया गया। इस नई व्यवस्था ने अर्थव्यवस्था पर मुसोलिनी के तानाशाही नियंत्रण को और मजबूत किया, साथ ही प्रशासन और सशस्त्र बलों के प्रमुख के रूप में उन्हें असीमित शक्ति प्राप्त करने में सक्षम बनाया। इस प्रकार मुसोलिनी ने संसदीय सरकार, ट्रेड यूनियनों और सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को नष्ट कर दिया। मुसोलिनीज पैक्ट विद पोप फांसीवादी पार्टी को सम्मान दिलाने के लिए मुसोलिनी ने वेटिकन सिटी को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देकर रोमन कैथोलिक चर्च का समर्थन हासिल किया। इसके बदले में चर्च ने इटली साम्राज्य को मान्यता दी। रोमन कैथोलिक धर्म को इटली का धर्म घोषित किया गया और स्कूलों में अनिवार्य धार्मिक शिक्षा का आदेश दिया गया। उपरोक्त प्रावधानों को शामिल करते हुए लैटरन संधि पर 1929 में हस्ताक्षर किए गए। ग्रेट डिप्रेशन ईयर्स 1929 में संयुक्त राज्य अमेरिका एक भीषण आर्थिक और व्यापारिक मंदी की चपेट में आ गया। इसका विश्व पर गंभीर प्रभाव पड़ा। 1931 तक यूरोपीय व्यापार और वित्त पूरी तरह से ठप हो गया था। हालांकि इटली की फांसीवादी सरकार इन दौरान नए पुलों, सड़कों
और नहरों, अस्पतालों और स्कूलों जैसे सार्वजनिक निर्माण कार्यों में अपनी उपलब्धियों को बखान कर सकती थी, लेकिन यह बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं कर सकी। 1935 तक जब राष्ट्रसंघ का पतन पूर्णतः हो चुका था, मुसोलिनी ने इटली के लिए एक आर्थिक साम्राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से एथियोपिया पर आक्रमण कर दिया। इससे आर्थिक संकटों से ध्यान हटाने में मदद मिली। मुसोलिनी की सफलता ने यूरोप के अन्य हिस्सों के शासक वर्गों को भी प्रभावित किया। इनमें म्यूनिख में राष्ट्रवादी यहूदी विरोधी गुटों में उभरता हुआ एक व्यक्ति एडॉल्फ हिटलर भी शामिल था। धन्यवाद।